हमारे अगले स्पीकर मिस्टर डॉक्टर संदीप अत्रे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू दिस BJS नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rakesh ji. Honor is all mine. So let me introduce Dr. Sandeep Atre briefly, and then I'll hand over this mic to you. Dr. Sandeep Atre is a globally recognized emotional and social intelligence expert and is founder of Socialigence. To develop social and emotional intelligence, it's online course which is he has developed an online course which is blend of neuroscience and psychology. He is also co-founder of CH Edgemakers, a leading coaching institute of Central India. He has authored several books, including Understanding Emotions Logically. अब मेरे को समझ नहीं आता, emotions are not logical, but you are making it understand logically. So this is contradictory terminology. And observing non-verbal behaviors. He is a popular blogger, writer. He has trained professionals of over 50 companies and thousands of students to sort out and excel in intrapersonal and interpersonal issues. He is going to tell us how social and emotional intelligence can help us in growing our business. अब ये लोगों को आज तक ये पता ही नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का बिजनेस ग्रोथ में क्या रोल है, और इसीलिए संदीप जी आप जैसे लोगों की जरूरत है जो ये बताएं कि सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अपने बिजनेस ग्रोथ की जर्नी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू संदीप जी। Great, Rakesh ji, thank you. First of all, thank you, Rakesh ji, for inviting me to the conclave of BJS. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जितने लोग इस सेशन का हिस्सा हैं अभी। देखिए, आज से दशकों पहले हर्बर्ट साइमन नाम के एक नोबेल लॉरिएट ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। He had said, and let's understand, आज से दशकों पहले, he had said that wealth of information will create poverty of attention. कितनी खूबसूरत बात है, wealth of information will create poverty of attention. कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों के अटेंशन स्पैन जो है वो पुअर होते जाएंगे। वेरी राइट। मुझे लगता है आज राकेश जी भी इस बात से सहमत होंगे और आप सब लोग भी, कि अपने आसपास कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और न जाने कितना कुछ साथ चलते चलते हम सब के अटेंशन स्पैन जो है वो एट ऑल टाइम लो है। राइट। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मुझसे अधिकतर लोग कहते हैं कि वो बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं पर उनको ज़्यादा याद नहीं रहता, और उसका मैं हमेशा से एक बड़ा सिंपल सा रीज़न बताता रहा हूँ कि इंसान की मेमोरी कमज़ोर नहीं होती, उसका ऑब्जर्वेशन कमज़ोर होता है, उसका रिटेंशन कमज़ोर नहीं होता है, उसकी अटेंशन कमज़ोर होती है। मुझे लगता है हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो दरअसल आज अटेंशन स्पैन की कमी से जूझते हैं। ये बात मैंने इसलिए याद दिलाई क्योंकि यकीन मानिए आज इस सेशन में एज अ ट्रेनर मेरे बस में बहुत कम है, और आज आपका ईमान आपके हाथ है। तो आप इस सेशन के दौरान क्या सोच रहे होंगे सुनते सुनते या क्या कर रहे होंगे उस पर मेरा कोई बस नहीं, लेकिन आज मैं आपका ईमान आपके हाथ देता हूँ कि आप इस सेशन के दौरान मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। अब फिजिकली तो वर्चुअली ही है एक तरह से। सो विद दैट प्रीफेस मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब इस सेशन के लिए मुझे ऑनर किया इनवाइट के साथ राकेश जी ने, जो कि अपने आप में एक सिग्नेचर है हम लोगों की इंडस्ट्री का, तो मुझे जो थीम थी उस थीम ने मुझे बहुत क्लियरली हिट किया। देखिए, मेरा काम जो है वो मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के इंटरसेक्शन का, तो जब वो हिट किया उसने मुझे, तो उसने मुझे दोनों लेवल पे हिट किया, मैनेजमेंट के लेवल पे भी और साइकोलॉजी पे भी। क्योंकि जब मैंने उन 3 वर्ड्स को पढ़ा, रीसेट, इवॉल्व और ग्रो, तो इट स्टर्ड मी अप, और मुझे लगा कि इतना खूबसूरत अगर टॉपिक की इबारत बनाई गई है तो क्यों ना उस इबारत में जो ये शब्द है, इस शब्द को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा जाए और इस कॉन्क्लेव की जो थीम है उसके साथ जस्टिस किया जाए। तो आज मैं रीसेट, इवॉल्व और ग्रो में से सिर्फ एक वर्ड पे बोलूंगा और वो है इवॉल्व। आप मान लीजिए थोड़ा सा बायस है इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरा काम न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, इन सब के बीच पे आता है। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आप सब लोगों को जितने लोग इस सेशन में हैं,
हमारे यहाँ हम में से अधिकतर लोगों को अंग्रेजी जब हम बोलते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजी दरअसल हमारी भाषा आज भी नहीं। और मुझे इस बात का दुख भी होता है, क्योंकि माना कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, पर आंटी टंग तो है। मतलब माँ नहीं है पर मासी तो अब है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग, मुझे लगता है कि इस लैंग्वेज के साथ जस्टिस नहीं करते। एक बड़ी सिंपल सी आपसे शेयर करता हूँ बात। हम लोग राकेश जी और मैं जो है वो दोनों हिस्सा हैं IMA का, और उसके अलावा भी काफ़ी जगहों पर जो है वो लोगों से मिलते हैं। तो इसी तरह के एक बिजनेस मीटिंग में मैं एक कंपनी के CEO, और बड़ी कंपनी, और उसके CEO जो है वो हम सब लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे कुछ बात कर रहे थे मुझसे, और करते करते उन्होंने अचानक से एक बात छेड़ी। उन्होंने कहा, देखिए संदीप जी, मुझे लगता है वी नीड टू इवॉल्व। और वो जिस संदर्भ में वो बात कह रहे थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहे थे, वी नीड टू इवॉल्व, तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा, मैंने कहा, सर यू मीन चेंज? सो ही सेड, या। आई सेड, इवॉल्व या चेंज? एंड ही सेड, अब संदीप जी, दे आर वन एंड द सेम थिंग। और जैसे ही उन्होंने ये कहा मुझे, वैसे ही मुझे अचानक से बड़ा दुख हुआ, मुझे धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हर वर्ड का एक बैकग्राउंड होता है, एक मीनिंग होता है, एक कोनोटेशन होता है, एक यूसेज होता है। और जब तक उस वर्ड को इन चारों के कॉन्टेक्स्ट में न यूटिलाइज किया जाए, न यूज किया जाए, तब तक मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है एक शब्द का दूसरे शब्द से अलग होने का। देखिए, जब उन्होंने मुझसे कहा कि चेंज एंड इवॉल्व दे आर वन एंड द सेम थिंग, तो मुझे दुख इसलिए हुआ क्योंकि मेरा काम जो है वो इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा है। अब आज मैं आपको पहले इवॉल्व का असली मतलब जो है वो शेयर करता हूं, और फिर वहां से इस कॉन्क्लेव की थीम की तरफ ले जाता हूं, बिजनेस की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इवॉल्व और चेंज में क्या फर्क होता है, जरा ध्यान से देखिए। चेंज का मतलब होता है जब ए बी बने, फिर से कह रहा हूं, जब ए बी बने तो ए हट जाए और बी ही रहे, इसे चेंज कहते हैं। जब ए बी बने तो बी ही रह जाए, ए हट जाए, इसे चेंज कहते हैं। और इवॉल्व होना कहते हैं जब ए बी बने तो बी के नीचे ए भी रहे। देखिए कितना बड़ा फर्क है। यानी जब ए से बी बने तो ए हटे और बी ही रहे, इसे चेंज कहते हैं। और जब ए से बी बने तब बी के नीचे ए भी मौजूद रहे, इसे इवॉल्व कहते हैं। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम, अगर आप ध्यान से देखें, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स बने, मैमल्स के बाद हम 4 ग्रेट एप्स बने, और फिर 4 ग्रेट एप्स के बाद हम जो है वो निएंडरटॉल्स बने, और होमो सेपियंस बने, उसके पहले होमो इरेक्टस बने, वो सारा कुछ बने, और फाइनली आज ह्यूमंस, होमो सेपियंस सेपियंस जब बने, तो अगर आप हमारे ब्रेन को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको रेप्टाइल, मैमल सबकी रूट्स मिलेंगी। हमारे बिहेवियर में 4 ग्रेट एप्स की बातें मिलेंगी। हमारे जेनेटिक जो सिमिलैरिटी है वो चिंपैंजीज के साथ मिलेगी, बोनोबोस के साथ मिलेगी, गुरिल्लास के साथ मिलेगी, ओरेंगुटान्स के साथ मिलेगी। यानी हम जिस यात्रा से बनते हुए यहां तक आए, वो सब हमारे अंदर मौजूद हैं। इसे इवोल्यूशन कहते हैं कि जब ए से बी बने तो ए बी के नीचे रहे, वो खोए नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि कल्चर इवॉल्व होने चाहिए। कल्चर क्या होता है? ट्रेंड्स प्लस ट्रेडिशन। तो कल्चर इवॉल्व होना चाहिए का मतलब ये होता है कि जब नए ट्रेंड्स आए तो रूट पर ट्रेडिशन भी बने रहें। इसीलिए कहते हैं ना कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चर चेंज नहीं होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इवॉल्व और चेंज में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो थीम, मुझे नहीं पता ये क्या सोचकर चुनी गई, पर ये बहुत ही खूबसूरत थीम है। इस एक शब्द में जो है मुझे लगता है इतना बड़ा सीक्रेट निहित है हमारा आज के दौर में बिजनेस को बेहतर करने का, जितना और कभी भी नहीं रहा। खैर, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस पर आज मैं थोड़ी कम बात करूंगा, क्योंकि राकेश जी, मुझे लगा कि आपकी जो थीम है उसके साथ जस्टिफिकेशन में ज्यादा करूं। तो अब मैं इस इवॉल्व पे आ जाऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दौर में अगर हमें इवॉल्व होना है, अगर हमें इवॉल्व होना है अपने बिजनेस करने के तरीकों में, तो इसका मतलब ही ये होता है कि हमको वी हैव टू चेंज while still retaining the basics of a healthy business model.
देखिए, आज आप बुरा मत मानिए, हम इतना बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आप कितना भी बदलाव क्यों ना हो इस दुनिया में, फाइनली आज हमें स्किल फॉरवर्ड, फीचर फॉरवर्ड जाने से पहले बेसिक बैकवर्ड जाना बेहद जरूरी है। और बिजनेस के बेसिक्स कभी नहीं बदलते, बुरा मत मानिए। देखिए, प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। आपने कभी सोचा प्रिंसिपल्स क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि प्रिंसिपल्स को हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत यानी जिनको सिद्ध करने का अंत आ गया, अब आपको उनको और सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। तो कुछ बेसिक्स जो बिजनेस के हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सब लोग बहुत अलग अलग स्केल का बिजनेस करते होंगे। आप में से कुछ लोग जो है वो मल्टी मिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी करते होंगे, और कुछ लोग एक शॉप भी चलाते होंगे। फाइनली बिजनेस कोई भी हो, कैसा भी हो, बेसिक्स तो वहीं मौजूद रहते हैं, वो नहीं हिलते। और इसीलिए मुझे लगता है आपकी थीम इतनी खूबसूरत थीम है कि वो ये बात अपने आप ही कह देती है कि अगर हमें रीसेट भी करना है, हमें ग्रो भी करना है, तो चेंज होकर नहीं, इवॉल्व होकर करना है। हमें आगे भी देखना है, पर पिछले वक्त के जो बेसिक्स बिजनेस के रहे हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए करना है। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच रियली स्ट्रक मी। ब्यूटीफुली क्राफ्टेड पंचलाइन। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आज इवॉल्व करने के, बिजनेस को इवॉल्व करने के लिए जो बी के नीचे के ए हैं, यानी वो सारे बेसिक्स हैं, वो आपको याद दिलाना चाहता हूं। और वो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बेसिक्स बड़े सिंपल से हैं, 5 PSPDS। ये बिजनेस मॉडल, एक हेल्दी बिजनेस मॉडल, चाहे वो मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस हो, चाहे वो एक छोटी सी शॉप हो, सब पर उतनी अप्लाई करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, PSPD मॉडल जो है, ये PSPD मॉडल के थ्रू इन्फोसिस में काफी प्रचलित रहा, लेकिन ये एक बहुत ही एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है। ये 5 चीजें कौन सी हैं, एक बार आपको याद दिला दूं। यहां पहला P है प्रिडिक्टेबिलिटी। जी हाँ, प्रिडिक्टेबिलिटी। एक अच्छा बिजनेस में प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी। एक अच्छे बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तीसरा P है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑफ कोर्स एक अच्छा बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। D से होता है डी रिस्किंग, यानी एक अच्छे बिजनेस में रिस्क कम होनी चाहिए। और S से होता है लास्ट में स्केलेबिलिटी। एक अच्छे बिजनेस को हमेशा स्केलेबल होना चाहिए। अब मैं शॉर्ट में इन पांचों को समझा देता हूं। अब आप चाहे कोई भी कोविड आए, चाहे कोविड पार्ट 2 आए, चाहे दुनिया की कोई और नई बीमारी आए, बिजनेस के बेसिक्स यही 5 हैं और ये सच है। और हम चाहे बिजनेस बनाने के कितने भी तरीके कर लें और बिजनेस चलाने के कितने भी तरीके क्यों ना बदल लें, इन पांचों से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए, तभी हम क्या हो पाएंगे, इवॉल्व। वरना तो क्या होगा, चेंज करने से फाइनली एक हद के बाद, बुरा मत मानिए, इतना कुछ आसपास चेंज होता है, अगर हम हर चेंज के साथ चेंज करने लग जाएं तो फिर फाइनली रह क्या जाएगा हमारा। वो जो जिंदगी में कहते हैं ना, वो कहते हैं हम जीने का अंदाज बदल दें सिवाय इस अंदाज के और क्या है हमारा। क्या खूबसूरत लाइन है। वो कहते हैं हम जीने का अंदाज बदल दें सिवाय इस अंदाज के और क्या है हमारा। फाइनली बिजनेस के बेसिक्स तो वही रहेंगे ना, और वो ये 5 हैं PSPDS। मैं शॉर्ट में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला, प्रिडिक्टेबिलिटी। एक अच्छे बिजनेस में प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपने कभी सोचा क्यों सारे बिजनेसेस एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम AMCs कहते हैं, वो पाने की इतनी कोशिश करते रहते हैं? वो इसलिए पाने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि बुरा मत मानिए, इस दुनिया में जो बिजनेस अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पा रहा है अपना सेल्स, वो वैसे भी ज्यादा वक्त चल नहीं सकता। बुरा मत मानिएगा, इस बात को मैं फिर से कह दूं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बहुत बड़ा सा कोई बिजनेस हो, चाहे वो एक छोटी सी शॉप हो, अगर वो अपने बिजनेस को सर्टेन डिग्री तक, हमेशा पूरी तरह से नहीं, सर्टेन डिग्री तक अगर उसमें वो फोरकास्टिंग नहीं ला सकता, अगर वो सेल्स की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं ला सकता, तो बुरा मत मानिए, वो बिजनेस मॉडल हेल्दी हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारा बिजनेस प्रेडिक्टेबल। सेकेंड, हमारा बिजनेस सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल का मतलब यह हुआ कि हमारे बिजनेस में हमेशा इस बात पर ध्यान हो कि कॉस्ट हमारे कंट्रोल में होती है, रेवेन्यू हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दैट अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। जो ये पुरानी कहावत है ना, वो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कहावत है। अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, आपका अपने कॉस्ट पर ध्यान होना ही चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब ये सब चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन कॉस्ट पर ध्यान हमेशा होना चाहिए। मैं हमेशा अक्सर लोगों को ये बात कहता हूं, मैं एसेंशियली आई एम अ टीचर, तो मैं लोगों को ये बात कहता रहता हूं कि बुरा मत मानना, जब अच्छा वक्त चल रहा होगा ना, तब
आप बिना पढ़े लिखे भी अपने अंडर जो है वो 25 MBA हायर कर लेंगे, लेकिन बुरा मत मानिए, लेकिन जब लक्ष्मी रूठती है ना तभी सरस्वती काम आती है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इंसान हमेशा ये याद रखे कि उसे अच्छे वक्त के लिए नहीं, बुरे वक्त के लिए पढ़ाई और तैयारी करनी चाहिए। और उसी तरह से कॉस्टिंग का भी है। आपका अच्छा वक्त चल रहा हो चाहे बुरा वक्त चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर सपोज टू फोकस ऑन कॉस्ट्स। अपनी कॉस्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की नहीं। इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट दो अलग चीजें। आप जहां जिस पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं उसकी तरफ अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा। तीसरा तरीका है, तीसरा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, मेरी फेवरेट कहावतों में से एक रही है बिजनेस मैनेजमेंट में, और वो कहावत रही है दैट रेवेन्यू इज वेनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। जी हाँ, रेवेन्यू इज वेनिटी। वेनिटी मतलब सेल्फ लव, वेनिटी मतलब हवाबाजी। रेवेन्यू इज वेनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। प्रॉफिट इज समझदारी है। फाइनली मैंने ऐसे बिजनेस हम सब ने देखे हैं जिनके रेवेन्यू 40 करोड़ होते हैं और अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं। तो फाइनली मुझे एक बात बताइए, उससे हुआ कि आप कितना मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाएंगे और कम करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे सच तो ये है कि आज भी अगर सुभिक्षा स्टोर्स की 450 स्टोर्स रातों रात बंद होती हैं, तो वो क्यों बंद होती है लेडीज एंड जेंटलमैन? क्योंकि वो कितनी मार्जिन पे काम कर रहे थे? 2.5% मार्जिन पे। 2.5% मार्जिन पे आप पूरी दुनिया में, पूरे देश में 450 स्टोर्स भी चला लो ना, तो भी रातों रात बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी नहीं है ना। बिजनेस या तो वॉल्यूम से होता है या मार्जिन से होता है, उसके अलावा कोई तीसरा तरीका होता ही नहीं। या तो आप 10 रुपए के 100 पेन बेचें या 100 रुपए के 10 पेन बेचें। फाइनली धंधा जो है वो या तो मार्जिन से होता है या वॉल्यूम से होता है। आपको इसका बहुत क्लियर सा बैलेंस बरकरार रखना पड़ेगा, और इसीलिए मार्जिन बेहद जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, डी रिस्किंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिजनेस में रिस्क शुरुआत में ली जानी चाहिए, पर यह भूलना नहीं चाहिए कि जैसे जहाज बड़ा होता जाता है ना, वैसे ही उसको मुड़ने में वक्त ज्यादा लगता है। देखिए, टाइटैनिक को भी आइसबर्ग दिख गया था, वो सीधा नहीं टकराया था, वो मुड़ते मुड़ते टकराया था। और इसीलिए जब बड़ा शिप हो जाता है ना, तो मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक इंसान जब 2 व्हीलर पे चल रहा होता है तो सट 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 निकल जाता है, यहां से क्रॉस करके वहां से क्रॉस करके, ये जगह मिली वहां से निकल गई, उधर निकल गए। लेकिन जब वो एक गाड़ी चला रहा होता है तो उसको रुकना पड़ता है हर रेड लाइट पे। उसको ध्यान देना पड़ता है कि लेफ्ट से जगह हो तो भी उसको रुकना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा बढ़ता हुआ बिजनेस, उसमें रिस्क कम होनी चाहिए। अगर आप अभी भी रिस्क उसमें ज्यादा रख रहे हैं, देन इट इज नॉट अ वेरी वाइज वे टू डू बिजनेस। तो आपको हमेशा अपने बिजनेस की डी रिस्किंग कीजिए। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट हो, चाहे वो अपना मैनेजमेंट बैंडविड्थ का प्लानिंग हो, चाहे सक्सेशन प्लानिंग हो, दुनिया भर की बातें। मुझे लगता है अभी उसके लिए वक्त कम होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्केलेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डी रिस्किंग और स्केलेबिलिटी। कितनी अजीब बात है, कभी आपने सोचा नहीं? अगर आप 4 जूते बनाओ तो आप मोची, और 4 करोड़ बनाओ तो बाटा। आप 4 लोहे की छड़ी बनाओ तो आप लोहार, और अगर आप 4 करोड़ बनाओ तो टाटा। कभी आपने सोचा फाइनली बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है स्केल। देखिए, बिजनेसेस स्केलेबल कैसे होते हैं? चाहे वो आप एक छोटी सी आइसक्रीम की शॉप चलाते हो, दरअसल बिजनेसेस स्केलेबल हमेशा इन 3 चीजों से होते हैं। किन 3 चीजों से? सिस्टम्स, फॉर्मेट्स एंड प्रोसेसेस। आज जो हम कहते हैं एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो क्या करती हैं? वो फाइनली एक बिजनेस को स्केलेबल बनाती हैं। और जितने एंटरप्रेन्योर्स आज ये सुन रहे हैं इस सेशन को, हमेशा याद रखिएगा, टैलेंट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, स्किल्स कैन। इसीलिए अपने टैलेंट के आसपास आप बिजनेस ज्यादा वक्त नहीं चला पाएंगे, आपको उनको स्किल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो स्केलेबल होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी कोशिश थी कि मैं, जो वक्त मुझे दिया गया है, राकेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। अगर उन्होंने 20 मिनट कहा है तो मैं 20 मिनट में ही सेशन में अपना एंड करूंगा। तो ओवर टू यू राकेश जी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग, और आपने उसको बिल्कुल थ्योरेटिकल जार्गन से बिल्कुल बाहर रखा। मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू।